Assalamualaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. So students, लास्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और हमने सॉइल कंजर्वेशन तक हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. तो इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वाटर. वाटर एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. रिन्यूएबल का मतलब है कि ये दोबारा से हम लोगों को वापस मिल सकता है, रिन्यू हो जाता है. 3/4 ऑफ अर्थ का जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए हम अर्थ को वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं. और जो प्रिमिटिव ओशंस हैं उसमें जो लाइफ बिगिन हुई थी वो ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी. प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना. जो पहले पुराने जो ओशंस हैं उसमें जो लाइफ हुई थी स्टार्ट, वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी. और आज तक ओशंस जो हैं वो कवर करते हैं 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस को और सपोर्ट करते हैं रिच वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स को. ओशन वाटर सलाइन होता है और ह्यूमन की कंजम्पशन के लिए फ़िट नहीं होता. फ्रेश वाटर जो है वो सिर्फ 2.7% है और नियरली 70% अकर करता है. जो फ्रेश वाटर है वो आइस शीट्स में और ग्लेशियर्स में, जो कि है एंटार्क्टिक, ग्रीनलैंड और वेरियस माउंटेन रेंजेस जैसे कि गंगा ग्लेशियर भी है जो हमारे हिमालयाज़ में पड़ता है. और ड्यू टू इनकी इनएक्सेसिबिलिटी, मतलब हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, सिर्फ 1% ही फ्रेश वाटर है जो अवेलेबल है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और जो कि फ़िट है. जो ग्राउंड वाटर में मिलता है, रिवर्स में, लेक्स में और वाटर वेपर के फॉर्म में मिलता है एटमॉस्फेयर में. फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा इसलिए प्रेशियस सब्सटेंस है हमारी अर्थ के लिए. और वाटर ना ही ऐड किया जा सकता है, ना ही मतलब रिमूव किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. इसकी जो वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. इसकी अबंडेंस सिर्फ वेरी करती है क्योंकि वाटर साइकिल होती है और वो वाटर हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहता है. इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इस तरीके से ये हमें यही आगे पता है. और ये वाला जो पूरा प्रोसेस है इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं. और 1975 में जो ह्यूमन का कंजम्पशन था वाटर का वो 3850 CU था, किलोमीटर पर ईयर. और अब जो 6000 हो गया है 2000 में, और अब तो 2018 अब तो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है. और फिर इसमें बताते हैं कि जो ड्रिपिंग टैप है, मतलब बहती हुई पानी टपकती हुई जो टंकी होती है वो वेस्ट कर देती है 1200 लीटर्स एक साल में. अब ह्यूमन का जो यूज़ है वो वाटर का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. और कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं ये इस टेबल में हमें बताया गया है. ड्रिंकिंग के लिए, पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, फ्लशिंग, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, पेड़ों को पानी देने के लिए. और एक एवरेज जो ह्यूमन का अर्बन इंडियन का कंजम्पशन है वो 135 लीटर पर डे है. और वाटर किस किस के लिए यूज़ होता है? एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं हम, खेती के लिए, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम वाटर से. और हम लोग जैसे कि कैश क्रॉप्स और दूसरी फूड क्रॉप्स है, कहीं में काफ़ी ज़्यादा पानी भी यूज़ होता है. अर्बनाइजेशन की वजह से वाटर की यूसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आज हम लोगों को पानी की कमी महसूस होने लगी है. फ्रेश वाटर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ के एफ्लुएंस जो उसमें बहा दिए जाते हैं उसकी वजह से. और वाटर रिसोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन की वजह से भी आज हमें पानी की कमी काफ़ी ज़्यादा देखनी पड़ रही है. अब प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी की जो उसके बारे में देखते हैं. स्कैसिटी ऑफ वाटर है वर्ल्ड के मैनी रीजन्स में, मतलब पानी की कमी है दुनिया के काफ़ी सारे भागों में. अफ्रीका हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको और सदर्न अमेरिका में, और पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में. ये इतने सारे रीजन्स हैं जिनमें फ्रेश वाटर की काफ़ी ज़्यादा कमी हम देख रहे हैं. साउथ एशिया जो इंडिया वाला रीजन है वो साउथ एशिया बोलते हैं हम उसे. तो जो वाटर है उसकी शॉर्टेज जो है वो इसकी वजह से क्यों है? क्योंकि सीजनल रेनफॉल होती है हमारे वहाँ और हम अपनी जो अवेलेबल वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम पॉल्यूट किए जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और वाटर को गंदा कर रहे हैं. इस वजह से हमें वाटर की काफ़ी ज़्यादा कमी होने लगी है. अब हमें नेक्स्ट में बताते हैं कि हम वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. क्लीन और एडिक्वेट वाटर सोर्सेज जो है वो मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज. स्टेप्स हमें लिए जाने चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम को हटा सकें. आज भी जो वाटर है वो रिन्यूएबल है मगर इसका पोल्यूशन उसको अनफिट बना देता है. और डिस्चार्ज जैसे कि सीवेज जो है, एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री के एफ्लुएंट्स हैं, ये सब के सब वाटर बॉडीज़ में डाल दिए जाते हैं और ये वाटर को पोल्यूट करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स. जैसे देखिए यमुना तो दिल्ली में एकदम नाला बनी हुई है, ऐसा लगता है जैसे कि एक बड़ा नाला हो, और एक रिवर जो हमारे लिए इतनी यूज़फुल है
और उसको हम बिल्कुल बर्बाद किए जा रहे हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल हम वेस्ट डालते हैं, प्लास्टिक डाल रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वाटर को अनसूटेबल बना रही हैं। और फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन कवर जो है वो पानी को बहने से और मिट्टी को ख़राब होने से बचाता है, अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करता है। वाटर हार्वेस्टिंग से भी हम पानी को बचा सकते हैं। तो ये हमें आगे मेथड्स बताए गए हैं कि किस तरीके से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो है वो है कि फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज़ हो, पेड़ हम लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो जो जड़ें होती हैं वो पानी को रिप्लेनिश करती हैं, उसको बांध के रखती हैं ज़मीन में पानी को, और सरफेस से ऐसे ही बहने नहीं देते। और अगर हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग करें, मतलब पानी को बचाएं, जैसे कि राजस्थान में पहले वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी, अभी भी काफ़ी जगह की जाती है। उसमें क्या करते थे कि जब बारिश पड़ती थी तो छत पे उसको एक लिड लगा दी जाती थी, एक पाइप लगा दिया जाता था, और उसके थ्रू वो बारिश का पानी टैंक में जाता था, और उसको फिर हम ज़मीन में टैंक लगा होता था, और जब ज़रूरत पड़ती थी पानी की स्कैसिटी के टाइम पे उसको यूज़ कर सकते थे। ये होती है वाटर हार्वेस्टिंग, जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। फील्ड में जो इरिगेशन है वो हम स्प्रिंकलर्स के थ्रू कर सकते हैं। ये स्प्रिंकलर का एग्जांपल है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है और पूरी थोड़े पानी से ही इस फसल को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट, मतलब जितनी ज़रूरत होती है वो पानी मिल जाता है, क्योंकि ये ऊपर से छिड़काव होता है। बोरिंग से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। कैनाल्स को हम मेंटेन कर सकते हैं, और इवेपोरेशन लॉसेस से बचाने के लिए स्प्रिंकलर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्राई रीजन्स में। और ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, ट्रिकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में एक पाइप होता है और बूंद बूंद करके पानी पड़ता है पेड़ों की जड़ों में, जितना उन्हें ज़रूरत होती है, वो ड्रिप इरिगेशन होता है। तो ये सारे मेथड्स हम बता सकते हैं वाटर के कंजर्वेशन के लिए। कौन कौन से हो गए? एक तो हम लोग फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं, वेजिटेशन कवर को बढ़ाएं, वाटर हार्वेस्टिंग करें, कैनाल्स बनाएं, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन यूज़ करें। अब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। ये एक छोटी सी स्टोरी है, उसके बारे में बताया गया है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये देखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर में। तो बायोस्फेयर कहाँ एग्जिस्ट करता है? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर का एक नैरो जोन होता है जहाँ पर बायोस्फेयर होता है, और बायोस्फेयर में ही हमारे प्लांट, एनिमल, सारे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। बायोस्फेयर जो लिविंग बींग्स जो है, बायोस्फेयर और लिविंग बींग्स इंटररिलेटेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। प्लांट हमें क्या करते हैं? टिम्बर, लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं हमें, और जिसमें हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। शेल्टर बेड से क्या होता है, हमारा जो क्रॉप्स का जो होती है प्रोटेक्शन होती है, किस तरीके से जो सॉइल होती है ना उसको उड़ने से बचाती हैं शेल्टर बेल्ट्स। और अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करके रखते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, ऑयल, गम, क्या क्या, मतलब पेपर देते हैं। प्लांट से बहुत बहुत सारी हम लोगों को एसेंशियल चीज़ें मिलती हैं। और वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है? एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। वो हमें क्या क्या देते हैं? मिल्क, मीट, हाइड, वूल। इंसेक्ट्स हमें बीज जैसे कि हनी देती हैं। पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में हेल्प करती हैं। पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स का मतलब है कि जो फ्लावर्स के जो बीज होते हैं ना उनको फैला देती हैं बीज जो होती हैं। फ्लावर के जो बीज मतलब सीड्स होते हैं उनको बीज फैला देती हैं मधुमक्खियाँ इधर, ताकि और पेड़ उग पाते हैं उसकी हेल्प से। और इम्पॉर्टेंट रोल होता है डिकम्पोजर्स का इकोसिस्टम में। जो जानवर और पेड़ मर जाते हैं उनको डिकम्पोज करना, और फिर बाद में उसका ह्यूमस बनता है। अब बर्ड्स फीड करती हैं इंसेक्ट्स पे और एक्ट करते हैं एज अ डिकम्पोजर्स एज वेल। वर्चर हैज़ द एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, इज़ अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड एज अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। वाइटल क्लींजर, इंपॉर्टेंट, जो एनवायरनमेंट की सफाई करने वाला जो एनिमल होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है वल्चर। तो वल्चर जो डेड एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाती है और एक क्लींजर का काम करती है। अब हमें डू यू नो दिया हुआ है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वल्चर्स हैं उनकी डेथ हो रही है किडनी फेलियर की वजह से। वो स्कैवेंज करती हैं लाइफ स्टॉक पे, जिसको हम लोगों ने डाइक्लोफिनेक दवाई दी हुई होती है, और उसकी वजह से इनका जो किडनी फेलियर हो जाता है और वल्चर्स की डेथ हो जाती है। इस बार UPPCS 2018 में पूछा गया था कि कौन सा जो केमिकल है या कौन सी दवाई है जिसकी वजह से वल्चर्स की किडनी फेलियर हो रही है। आंसर इसका डाइक्लोफिनेक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
और ये की इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हर एनिमल, प्लांट, हर चीज़ की अपनी एक अलग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर हमने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला छोड़ दिया था। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि प्रोसेस है वाटर कलेक्ट करने का, और इसमें हम बताएंगे एक एवरेज स्पेल में हम लोग जो बारिश होती है उसमें हम 8,000 लीटर तक का पानी जो है वो सेव कर सकते हैं। ये सिल्क वॉर्म है जिससे हम लोग सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ये वो है। और देखते हैं आगे भी हम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो ग्रोथ होती है वेजिटेशन की वो डिपेंड करती है प्राइमरीली टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। टेम्परेचर और मॉइस्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं नेचुरल वेजिटेशन के ग्रो करने के लिए। मेजर वेजिटेशन टाइप्स जो हैं वर्ड की, उनको हम फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड, श्रब्स या फिर टुंड्रा में डिवाइड कर सकते हैं। ये हम लोगों ने 7th क्लास के NCERTs में पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे। 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, बार बार आएगा। तो एरियाज़ ऑफ हैवी रेनफॉल जो होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट है, वो बन जाता है। और फॉरेस्ट जो है वो एसोसिएटेड होते हैं अबंडेंट वाटर सप्लाई से। जनरली जहाँ पे बारिश होती है वहीं पर अच्छे फॉरेस्ट उग सकते हैं। जैसे ही अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज़ होता जाता है, जो ट्री कवर है उसकी जो डेंसिटी है, मतलब उनका जो घनत्व है, ज़्यादा ट्रीज़ वहाँ पर नहीं होते हैं। जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ पे स्टंटेड, मतलब कम हाइट वाले ट्रीज़ होते हैं और जो घास है वो उगती है। ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, एक तरफ फॉरेस्ट है पीछे की तरफ और आगे की तरफ हम देख रहे हैं ग्रासलैंड है। दो चीज़ों को एक ही फिगर में इन लोगों ने हमें रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। और जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है वहाँ पे थॉर्नी श्रब्स होती हैं। श्रब्स ग्रो करती हैं ऐसे रीजन्स में। और इन एरियाज़ में क्या होती हैं, डीप रूट्स होती हैं प्लांट्स की, और बुशेस होती हैं, थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, और इनका जो सरफेस होता है वैक्सी होता है काफ़ी ज़्यादा, ताकि जो मॉइस्चर लॉस है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रोका जा सके। ट्रांसपिरेशन होता है जैसे हर वाटर से इवेपोरेशन होता रहता है, इसी तरीके से जो लीव से इवेपोरेशन होता है ना, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो डेजर्टिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्होंने क्या एडेप्टेशन कर ली होती है अपनी जो एनवायरनमेंट है उसकी गर्मी से बचने के लिए, अपने वाटर लॉस को बचाने के लिए। एक तो है कि उनकी जो लीव्स हैं वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गई होती हैं, मतलब कांटों में, और उनकी लीव्स पे जो बाकी जो पूरा सरफेस होता है प्लांट का, उस पर एक वैक्सी कोटिंग हो रखी होती है ताकि इवेपोरेशन ना हो पाए, ट्रांसपिरेशन लॉसेस की वजह से उनकी वाटर की कमी ना हो। अब टुंड्रा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वो पोलर रीजन्स में होता है। वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं ग्रो कर पाती और वहाँ पे सिर्फ मॉजेस और लाइकेंस ही ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि बारिश नहीं होती है, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं सॉइल में, बर्फ़ होती है इसलिए। फॉरेस्ट ब्रॉडली हम क्लासीफाई कर सकते हैं एवरग्रीन और डेसिडुअस में, डिपेंड करता है कि किस टाइम पर वो लीव्स को अपनी गिराते हैं। एवरग्रीन कभी अपने शेड नहीं करते हैं लीव्स को, और पूरे सीज़न में क्योंकि बारिश होती रहती है लीव्स को शेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लीव्स क्यों शेड करते हैं ट्रीज़? अपने जो मॉइस्चर्स को बचाने के लिए, क्योंकि लीव से ट्रांसपिरेशन होता है, मॉइस्चर की कमी हो जाती है बारिश के टाइम में, इसलिए पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट में ज़रूरत ही नहीं होती, बारिश पूरे टाइम पड़ती रहती है। डेसिडुअस फॉरेस्ट में यही बता रखा है आगे। ये जो फॉरेस्ट होते हैं फर्दर क्लासीफाई हम कर सकते हैं इनको टेम्परेट और ट्रॉपिकल के बेसिस पे, उनकी लोकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग। लैटिट्यूड्स जो है उनके टेम्परेट ठंडी जगह में होते हैं, ट्रॉपिकल जो है वो है हमारा 10 से लेकर 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में, वो ट्रॉपिकल रीजन आता है। फिर आज जो है बहुत सारे लोग हैं दुनिया के, लगभग वो इस तरीके से हो गया है कि हम लोगों ने फॉरेस्ट कवर को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया है और फॉरेस्ट धीरे धीरे वैनिश होते जा रहे हैं। और अब अर्जेंट नीड है कि हम अपने जो वैल्यूएबल रिसोर्स है उसको कंजर्व करें और प्रोटेक्ट करें। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करना। फॉरेस्ट जो है वो हमारी एक वेल्थ है, प्लांट देते हैं शेल्टर एनिमल्स को, और बाकी दूसरे एनिमल मतलब दूसरे प्लांट्स को भी, बड़े प्लांट शेल्टर देते हैं और एनिमल्स को भी देते हैं। मगर जो चेंज हो रहा है क्लाइमेट का और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से नेचुरल हैबिटेट लॉस हो रहा है और प्लांट्स और एनिमल्स को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो वल्नरेबल हैं या फिर एंडेजर्ड है, और कुछ तो हैं जो एक्सटेंट होने वाले हैं, मतलब ख़त्म ही होने वाले हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है कि उनकी जो हैबिटेट है वो लॉस हो चुका है काफ़ी ज़्यादा और उनको नंबर्स में कमी आ गई है। एंडेंजर्ड, ये ना IUCN की एक रेड लिस्ट है जिसमें होते हैं एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इस टाइप के स्पीशीज़ होते हैं। इन्होंने डिस्टिंक्शन कर रखा है उसकी बेसिस पे। तो वल्नरेबल और एंडेंजर्ड का ब्रॉडली मीनिंग ये है कि उनकी संख्या में कमी आ रही है एनिमल्स की, जो पर्टिकुलर स्पीशी है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी ख़राब हो रही है, उड़ के जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो रही है,
और फिर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, जो घर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पेड़ों में वो आग लग जाती है जंगलों में, सुनामी, लैंडस्लाइड, जो ये नेचुरल कैलामिटीज़ हैं ये आ रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन मेड भी हैं और नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। और टुगेदर ये सब मिलके प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब काफ़ी सारे जो एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ हैं इसकी वजह से ख़त्म होते जा रहे हैं। और इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ पोचिंग, पोचिंग इसलिए, पोचिंग का मतलब होता है शिकार करना अपने फ़ायदे के लिए। किसके लिए? हंटिंग का मतलब होता है शौक के लिए शिकार करना, पोचिंग का मतलब होता है चीज़ों को बेचने के लिए शिकार करना। तो इसकी वजह से पोचिंग करते हैं लोगों, उसकी जानवरों की खाल के लिए, जैसे शेर की खाल और बाकी सारे दूसरे जानवर, किसी की हड्डियाँ, किसी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी वजह से, पोचिंग की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आ रहा है हमारी वाइल्ड लाइफ में। और एनिमल जो पोच किए जाते हैं इलीगल, उनकी हाइड, स्किन, नेल, टीथ, हॉर्न्स, फेदर्स के लिए। और कुछ एनिमल्स जैसे कि लायन, टाइगर और ब्लैक बक, इन सब की पोचिंग होती है और इनकी कंजर्वेशन जो है वो हमको करने की ज़रूरत है। इनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दी जानी है। अब नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये जो हैं ये एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए बनाए गए। नेशनल पार्क्स सुना होगा आप लोगों ने कि जैसे कि बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजा जी है, काफ़ी सारे हैं पूरे कंट्री में, पेरियर है। इसमें क्या होता है, नेशनल पार्क्स में वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है और उनके अपने नेचुरल कंडीशंस में रखा जाता है। जैसे जंगल हैं, जंगलों को ही नेशनल पार्क्स घोषित कर दिया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक जंगल के अंदर ही होती है, नेशनल पार्क्स के अंदर ही होती हैं जनरली। बायोस्फीयर रिजर्व एक काफ़ी बड़ा एरिया होता है जिसमें कई नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आ सकती हैं। और इनको जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है वो प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। और इसमें हम लोग लेक्स, वेटलैंड्स, क्रीक्स, इन सबको भी कंजर्व करते हैं क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं करने दिया जाता है, इसलिए हम इनका यहाँ पे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को, जैसे कि बर्ड्स को मारना, एनिमल्स को मारना। वेटलैंड्स को लोग क्या करते हैं, लेक्स को मतलब उसमें मिट्टी डाल देते हैं, सीवेज डालते हैं और फिर उसको एक टाइम पे ख़त्म करके उस ज़मीन को हड़प लेते हैं। बहुत हो रहा है ये, इसलिए हमारे वेटलैंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। वेटलैंड्स क्या होते हैं, कोई भी लेक हो गया और कोई भी ऐसा एरिया, सॉल्टी लेक, नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, ऐसा एरिया जो पानी से भरा हुआ हो, जिसकी डेप्थ 3 मीटर से ज़्यादा ना हो, वो हमारा वेटलैंड होता है। और अवेयरनेस फैलाने के लिए सोशल फॉरेस्ट्री मतलब सबके साथ मिलके पेड़ लगाना। वन महोत्सव मनाए जाते हैं, लोगों को एनकरेज किया जाता है, बच्चों को स्कूल लेवल पे, कि आप बर्ड्स वॉच करो, बर्ड्स से प्यार करना सीखो, उनको देखो। और नेचर कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि लोगों को नेचर से प्यार हो सके, उनकी इंडिस्क्रिमिनेट काटा ना जाए, पेड़ों को मारा ना जाए, जानवरों को, इसलिए। और इंडिया ने मतलब जैसे कि लायन, डियर और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक, इन सबको बिल्कुल मारना बिल्कुल बैंड है, इनको आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट्स की जिसमें लिस्ट इस्टेब्लिश की गई है और इनमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये हर सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो अपने नेचर को, अपने देश की जो हेरिटेज है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको कंजर्व करें। अब ग्लॉसरी में बताया गया है बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। तो सीरीज़ ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जो मतलब ग्लोबली लिंक किया गया है। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं कि ये जो है ये हमारे ह्यूमन हेरिटेज है, मतलब नेचर की हेरिटेज है और हर ह्यूमन को इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब साइट्स के बारे में बताया गया है। साइट्स इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में जो इंश्योर करता है कि जो ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का, वो थ्रेटन ना करे, नुकसान ना पहुंचाए उन एनिमल्स और प्लांट की ज़िंदगी को, उनके सर्वाइवल को। मतलब इतना ट्रेड कर दिया कि वो ख़त्म ही हो गए, बचे ही नहीं। जैसे अब शेरों के साथ और टाइगर्स के साथ हो रहा है, कुछ 2500-3000 टाइगर्स बचे हैं हमारे देश में और बहुत बुरी हालत है। ये स्ट्रेट की वजह से, पोचिंग की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। और रफली 5000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स और 28,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स प्रोटेक्ट किए गए हैं साइट्स कन्वेंशन में। बियर, डॉल्फिन, कैक्टाई, कोरल, ऑर्किड्स आर एंड एलोज आर सम एग्जाम्पल। जैसे कि बियर हो गया, डॉल्फिन्स हो गई, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको साइट्स के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।